डिस्क्लोजर ऑफ IAS 20। अब इसको अगर अभी हम रीड नहीं करते, ओवरऑल देखें तो हमें किसी भी IAS 20 के अंदर ना जब सवाल करते हैं ना तो हमें तीन बातें ही पता होना जरूरी है। पहला, डायरेक्टली डिडक्शन है या सेपरेट डिडक्शन है। ये हर सवाल में हम सोचते हैं ना कि रिलेटेड टू एसेट है या रिलेटेड टू इनकम है, कितने टाइम के लिए है, उसकी कंडीशन क्या है। ये जो चीजें, ये डिस्क्लोजर्स है। मतलब वो कहता है सबसे पहले ना आप ये बताएं मेजरमेंट बेस और उसका मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं कि आपने डायरेक्टली डिडक्ट करना है या सेपरेटली रिकॉग्नाइज करके लिखना है। दूसरा, उसकी नेचर और एक्सटेंट बताएं। नेचर मतलब रिलेटेड टू इनकम है या रिलेटेड टू एसेट है। एक्सटेंट मतलब कितने टाइम पर आपने उसको अमोर्टाइज करना है। फिर अगर कोई कुछ कंटिजेंसी, कंटिजेंसी कहते हैं समथिंग हैपनिंग, कि किस चीजों के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, किस इवेंट और कंडीशन के ऊपर वो। और दूसरा, अगर कोई गवर्नमेंट असिस्टेंस होगी उसका डिस्क्लोजर भी देना जरूरी होता है। तो अब ये देखें कि अगर पेपर में मेन ये एमसीक्यूज के अंदर कवर करता है वो, कि वो कहता है कि जनाब सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। ये तो आपको पता है हर डिस्क्लोजर का पहला डिस्क्लोजर क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी, इंक्लूडिंग द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन अडॉप्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब डायरेक्टली डिडक्ट करके लिखते हो या सेपरेटली रिकॉग्नाइज करके लिखते हो। फिर नेचर एंड एक्सटेंट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंडिकेशन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। कहता है कोई और गवर्नमेंट असिस्टेंस है तो वो भी बताना है। आपको पता है ना गवर्नमेंट असिस्टेंस के बारे में हम क्या लिखते हैं कि इट इज अ गवर्नमेंट असिस्टेंस, not a government grant because it has a not value in place। फिर आगे ये भी लिखना है it shall be disclosed in the financial statement। कहता है कोई और आपको बेनिफिट, एक तो गवर्नमेंट ग्रांट बेनिफिट है, कहता है इसके अलावा कोई बेनिफिट मिला है ना, मतलब कि गवर्नमेंट असिस्टेंस, उसको आपने डिस्क्लोज करना है। वो भी लिखना है कि ये गवर्नमेंट ने हमें ये चीज बेनिफिट के तौर पर प्रोवाइड की हुई है। फिर unfulfilled condition या other contingencies attaching to the government assistance that has been recognized। कहता है जो जो गवर्नमेंट ग्रांट आपने रिकॉग्नाइज किया है उसकी जो कंडीशंस हैं वो भी आपने डिस्क्लोज करनी है। फिर वही गवर्नमेंट असिस्टेंस में भी सिग्निफिकेंट सो दैट डिस्क्लोज नेचर, एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन। मतलब अगर गवर्नमेंट हमें ट्रेन कर रही है किसी मकसद के लिए, किस मकसद के लिए कर रहे हैं, कितनी टाइम के लिए कर रही है। हाँ जी, तो ये चीज आपको, अब आपने इसके एमसीक्यूज और ये एमसीक्यूज भी सारे करने हैं क्योंकि वहां से आपको सही थ्योरी की समझ लगती है एमसीक्यूज हल करने से। अब हम इसके ना पास पेपर देखते हैं। ये इस करंट अटेम्प्ट का और 2 अटेम्प्ट का इसमें पास पेपर नहीं है। मार्च 23 का है मेरे ख्याल में और शायद सितंबर का भी हो, लेकिन 24 का अभी वाला नहीं है, वो बाद में देखते हैं। इसमें अगर आप उसकी इंस्ट्रक्शन देखें तो आंसर ऑल 9 क्वेश्चंस, आंसर इन ब्लैक पेन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मस्ट बी आंसर इन द स्क्रिप्ट ऑन आंसर स्क्रिप्ट ओनली। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने पास पेपर जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर टिक कर देते हैं और उसको अटैच कर देते हैं साथ। तो ये ICAP को एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने आंसर कैसे करना है, अपने आंसर शीट के ऊपर MCQs का आपका जो पहला सवाल है वो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ बल्कि पढ़ लिया आपने। 10 नंबर का ये सवाल है वो बेसिक एंड डिल्यूटेड EPS फाइंड करना है और साथ ही दूसरा सवाल गवर्नमेंट ग्रांट का। सवाल में लिखा क्या हुआ है मेरे भाई, डिस्कस। क्या मतलब है, जनरल एंट्रीज पास करनी है या अंग्रेजी झाड़नी है? अंग्रेजी झाड़नी है और जितनी छोटी लिखेंगे उतना फायदा होगा, जितनी लंबी लिखेंगे आपकी अंग्रेजी खुद खराब हो जाएगी। यानी एक कंसाइज फॉर्म में लिखें, 3-4 बुलेट्स पर फॉर्म में लिख दें या कोई एक पैराग्राफ लिख दें 3-4 लाइनों का हर आंसर। ये नहीं कि 2 पेज लिखकर आ जाओगे तो उसके अंदर पता नहीं कौन सा आंसर है। जितना आंसर शॉर्ट करके लिखेंगे, हाँ बातें पूरी लिखो लेकिन उसको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करो, बल्कि उसको एक यानी इस तरह से कंसाइज करो कि आपके एक सेंटेंस के अंदर एक बात पूरी हो जाए। हाँ जी, सवाल है अब देखिए 10 नंबर का EPS का सवाल आगे देखो गलत हो जाएगा ना। याद रखें अगर आप अच्छी तैयारी करके जाओ ना तो गलत सवाल में भी पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं, जो आपसे सवाल गलत हो जाए।
जो आपको पूरा सवाल आता है वो तो फिर बहुत अच्छी बात है ना, जो सवाल आपको पूरा नहीं आता और आप अटेम्प्ट करके आए हो उसमें भी, उससे भी आप 50% नंबर ले जाओगे। लेकिन ये है कि मेहनत की हो, स्ट्रगल की हो, पता हो कि अच्छा चलो आधा सही हो सके। हाँ जी, इसके 3 पार्ट आए थे पेपर में और नंबर चेक कर लें इसके भी 8 नंबर। अब गवर्नमेंट ग्रांट 25 million received by an entity 2022 for the damage of its head office building caused by the flood in the year 2021। जवाब तो इधर से पकड़ा गया। हमें 2022 में पैसे मिले हैं गवर्नमेंट से, जो फ्लड आया था 2021 में, तो ये रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट ऑलरेडी एक्सपेंसेस इनकर्ड, उसकी गवर्नमेंट ग्रांट कैसे लिखते हैं? जैसे ही हमें इनकम, जैसे ही हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव है, शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आगे, as a result of damage the impairment loss of 21 million was recognized in 21। इसके बारे में कुछ बच्चों ने लिखा जी 25 और 21 को माइनस करके लिखेंगे, तो जवाब उनका गलत हो गया। कहता है जब हमारा एसेट 2021 में डैमेज हुआ था ना, तब हमने एक इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया था, हमारा एक लॉस आया था डैमेज की वजह से, एसेट डैमेज होने की वजह से, वो हमने 2021 में रिकॉर्ड कर लिया। तो ठीक है, आपका एसेट डैमेज हुआ था, नुकसान हुआ था, आपके एक्सपेंस तब बनते थे। आज आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, तो क्या मुझे बताएं, हमने किसी स्टैंडर्ड में ये पढ़ा कि जब हमें पैसे मिले तो हमारा जो लॉस होगा तो नेट करके लिखेंगे? हमने क्या एक ही बात पढ़ी है, जो लॉसेस ऑलरेडी इनकर्ड हो चुके हैं, आज अगर उसके हमें पैसे मिले हैं तो उसको शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन एसपीएल। जो बात हमने ना पढ़ी हो, ना हमने बुक से सीखी हो, उसका जवाब अपने तरफ से ना झाड़ना शुरू कर दे। तो इसका जवाब हो गया पूरा, 2 नंबर आपके पूरे हो गए। ये आखिरी लाइन है ना, उसके बारे में हमने कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि हमने IS-20 को डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो कहता ना इन अकॉर्डेंस विद IS-20 ना कहता, फिर हम इस इंपेयरमेंट का भी जिक्र करते कि इसने 2021 में ये एक्सपेंस किया होगा। तो ये तो 2021 का एक्सपेंस है, तब रिकॉर्ड हो गया। आज हमें इनकम मिल रही है तो बस इनकम रिकॉर्ड करो। तो क्या एंट्री पास हो जाएगी? कैश डेबिट, गवर्नमेंट ग्रांट, इनकम, क्रेडिट। और अब इसके लिखने का तरीका विद नरेशन लिखा करो तो ज्यादा अच्छा आई कैप को पसंद होता है कि वो क्या कहेगा, कैश डेबिट, एसपीएल या गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट 25 मिलियन, और नीचे ब्रैकेट में लिखना रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट एज इनकम। बस ये लिख दो, बस ये इसकी नरेशन इसे बोलते हैं। जनरल एंट्री के नीचे ये भी आप लिख दो कि आपने जो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव किया उसको आपने इनकम रिकॉग्नाइज किया, बस। नहीं, ये तो मैं अभी एंट्री बता रहा हूं। अब आपने सिंपल 1.5 लाइन अंग्रेजी की लिखनी है। कौन सी? कि सिंपल कि ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ये रिलेटेड टू एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड है, तो शैल बी ट्रीटेड एज रिकॉग्नाइज्ड इन द एसपीएल एज गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, बस। और उसके बाद अगर आप एंट्री लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आई कैप कहते हैं ना कि आपने डिस्कस करना है तो एंट्री से नहीं लिखते, लिख दो तो वो गलत तो नहीं करेगा। दूसरा पार्ट 3 नंबर का, a manufacturing entity established a plant in area that high illiteracy rate and received a government grant 40 million. The grant received was equivalent to the 2-year salaries of 50 local person employed by the entity। कहता जो आपको 40 मिलियन मिले हैं ना पैसे, वो किसके बराबर है? 2 साल सैलरी के जो 50 लोकल एम्प्लॉइज हैं। The grant is repayable in full if the number of these employees fall below 50 at the time during the next 5 years। कहता है अगले 5 साल तक अगर ये सैलरी आपके 50 लोगों से कम बंदे हुए तो सारे पैसे वापस कर। It is highly probable that entity will comply the condition। इसका मतलब है जब पैसे मिलेंगे तब तो हमने उसको गवर्नमेंट ग्रांट लिखना है, क्योंकि इट इज हाईली प्रोबेबल दैट। पहली लाइन क्या होगी भला? इट इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट। स्टार्ट कैसे करेंगे? इट इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंटिटी विल कंप्लाई ऑल द कंडीशन अटैच्ड टू दिस। तो 40 मिलियन रिसीव्ड एज अ गवर्नमेंट ग्रांट, उसके आगे फर्दर 2 ऑप्शन लिखेंगे, या तो डायरेक्टली डिडक्शन या फिर सेपरेटली रिकॉग्निशन। कि या तो आपने सिंपल डिस्कस ही करना है ना, कौन से हमने अमाउंट फॉर्म में लिखना है? ओवर द टाइम ऑफ 5 years, ओवर द टाइम ऑफ 5 years।
खत्म हो गया सवाब हमारा। ठीक होगी बात। अच्छा यहाँ पर आई कैप ना, आई कैप परेशान ना करे उसे आई कैप कौन कहे। देखें पिछले सवाल के अंदर परेशानी पता कौन सी थी, ये इस सवाल के अंदर परेशानी भला कौन सी है, वहां पर परेशान हो जाएगी ओवर द 2 ईयर करना है या ओवर द, देखो वो उनकी 2 सालों की सैलरी के बराबर अमाउंट है। उसने ये नहीं कहा कि मैंने उसके 2 सालों की सैलरी दी है, उसने कहा है कि वो जो अमाउंट मिली है ना वो उसकी 2 सालों की सैलरी के बराबर है, बट उसको अमोर्टाइज कितने सालों पे करेंगे, 5 सालों पे। कैसे, 5 सालों की सैलरी को प्लस करेंगे और इस 40 मिलियन को डिवाइड करेंगे और हर साल की सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा 2 सालों की सैलरी होगी तो शायद हमें 2 सालों पे अमोर्टाइज करना पड़े, नहीं करना किसके, ओवर द टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। क्लियर होगी बात। हाँ अगर वो कहता ना 2 सालों की सैलरी है, हमने उनकी 2 सालों की सैलरी कंपनसेट करनी है बस, फिर तो है ही 2 सालों का काम। अगला जवाब नेक्स्ट आ जाए। तो ये अंग्रेजी का खास ख्याल रखना, बेहतर तो था कि हम उनसे ना सोल्यूशन भी ले लेते ताकि ना वो कंपेयर साथ साथ उनकी अंग्रेजी में आपको करवाता जाता। तो भाग के जाए, उन्हें कहा कि सोल्यूशन भी अभी शेयर कर दें। हम आखिरी सवाल पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट बिल्ड एंड alternate road to the industrial zone in which an entity factory is situated. The new road has reduced the distance to the market and would result in an annual saving of transportation 3 million of the entity. ये गवर्नमेंट ग्रांट है या नहीं, 3 मिलियन का फायदा हो रहा है हमें ट्रांसपोर्टेशन का, ये गवर्नमेंट ग्रांट, क्योंकि उसने जो अल्टरनेट जो रोड बनाया है वो रोड एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती रहती है। ये गवर्नमेंट असिस्टेंस होगी फिर, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस भी नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट काम करती है ना, पावर सप्लाई देना, रोड बना कर देना, सेवरेज का काम करना, ये वो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है। तो ये गवर्नमेंट ना असिस्टेंस है ना गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट असिस्टेंस उसे कहते हैं कि वो हमें बेनिफिट दे स्लोली, और रोड के ऊपर तो सारे लोग आएंगे जाएंगे और ये गवर्नमेंट का काम है रोड बनाना। गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होता है, वो हमारे एम्प्लॉइज को ट्रेन कर रही है, हमें जो बेनिफिट दे रही है कि जनाब एक्सपोर्ट कैसे करनी है, आपने डेयरी फार्म का बिजनेस कैसे फ्लरिश करना है, उसमें हेल्प कर रही है। तो ये जो नसीहतें करना, मशवरे देना, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है, फ्री में मशवरे दे देना। जिससे आजकल गवर्नमेंट फ्री लांसिंग के लिए बच्चों को ट्रेन कर रही है, तो ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है। हाँ जी, ये 6 नंबर का सवाल पेपर में आया हुआ। तो ये आज थोड़ा टाइम कम था, वरना जब भी हम पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे ना, हमारा तरीकाकार क्या होगा, पास्ट पेपर डिस्कस करके जो एग्जामिनर ने इसके ऊपर रिमार्क्स लिखे हैं कि जो आपके अबाउजात क्या करके आए हैं इसके साथ, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक होगी बात। चलिए हम फिर जुबानी कलामी डिस्कस कर लेते हैं। सोल्यूशन आपके ग्रुप में आ गया, आपने सोल्यूशन जाकर वेरीफाई एक दफा लाजमी करना है। मैं चाहता हूं हम ज्यादा से ज्यादा सवाल ना इसके डिस्कस कर लें। तो इस पेपर में आपको अभी तक जो हमने पढ़ लिया वो 10 नंबर आपको ये आते होंगे और 6-8 नंबर ये। उसके बाद इसका जो अगला सवाल आया है वो रेशियो एनालिसिस का सवाल है, 10 नंबर का। 10 नंबर का रेशियो एनालिसिस का सवाल है। उसके बाद ये आपका इंपेयरमेंट टेस्ट का सवाल है, अभी ये आपने नहीं किया। फिर हम अगले पेपर पे चलते हैं। हाँ जी, सितंबर 2022 ये लाइनें मुझे लगता है कि आप कॉपी पेस्ट करता है। हाँ जी, पहला सवाल है आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का 7 नंबर का सवाल। फिर IS 20 का सवाल, कितने का, 7 नंबर का। अब आप चेक करें और क्या कहना क्या चाह रहा है वो डिस्कस करें। दोनों बुक वाले सवाल है। पहला जी, जीरो लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट टू सेट अप अ प्लांट एंड अंडर डेवलपमेंट। ये तो एज इट इज सवाल हमने डिस्कस किया था, वही अंग्रेजी लिखनी है जो बुक में लिखी हुई, और ये वो लोन वाली बात भी उसने लिख दी।
ठीक है, ये 7 नंबर का सवाल पेपर में आया हुआ है। उसके बाद इसका तीसरा सवाल ये आपका आया हुआ है एनपीओ से। ये एक रेक्टिफिकेशन ऑफ जनरल एंट्रीज का सवाल आता होता है। ये इंपेयरमेंट का सवाल है। एक एमसीक्यू का 15 नंबर का सवाल आपको आता है। इस सवाल से अभी आपका कोई ताल्लुक नहीं। ये फिर कितने नंबर का, और आपको पता है लास्ट अटेम्प्ट में 17 नंबर का आया था। करंट अटेम्प्ट गुजरी है ना, इसमें ईपीएस का 17 नंबर का सवाल है और अब शायद आए भी ना, मजाक कर रहा हूं। और ये कहां से आ गया, कितने नंबर का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने हम आते ही ऐसे, तो हमने जो टॉपिक किए हैं ना उसमें से आपका अच्छा खासा पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो, और उसकी बस आप प्रैक्टिस तो वो आपने खुद ही करनी है। ये अगले साल का पेपर है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहले 3 डिफरेंट है। इस सवाल का जवाब सिर्फ 6 नंबर का सवाल आया था कि IS 40 और IS 16 में फर्क क्या है। IS 40 अभी तक आपने नहीं डिस्कस किया हुआ, इसलिए उसके बारे में आपको नहीं पता होगा। इसके अंदर ये एक सवाल आया है, गवर्नमेंट ग्रांट के एमसीक्यूज है, ये देखें जरा। एज पर IS 20 accounting for government grant and disclosures of government assistance, presenting the whole grant as other income in the statement of comprehensive income या deducting it from the related expense is the correct treatment of related to income, forgivable loan, government assistance या related to asset। 1 नंबर का ये सवाल है आपका। कहता है गवर्नमेंट ग्रांट, अब सुनिए, गवर्नमेंट अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट या डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रेजेंटिंग द होल ग्रांट एज अदर इनकम, सारे के सारे पैसे अदर इनकम में लिख दो, इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव या डिडक्ट इट फॉर अ रिलेटेड एक्सपेंस, या वो रेलिवेंट एक्सपेंस में से माइनस करके लिखो। कहता है बताओ ये रिलेटेड टू इनकम है, फॉरगिवेबल लोन है, गवर्नमेंट असिस्टेंस है या रिलेटेड टू एसेट है। सीधा सीधा लिखो रिलेटेड टू इनकम, क्योंकि एसेट में से डिडक्ट करना होता तो रिलेटेड टू एसेट, तो एक्सपेंस में से डिडक्ट कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको आता है। गवर्नमेंट ग्रांट का सवाल जो आता है वो शुरू शुरू में आता है, अगर आए तो। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ग्रांट फिनिश हो गया। इसमें ना कुछ क्वेश्चन खुद से भी ऐड किए हुए हैं, इसलिए ये आपको उस तरह से नजर तो नहीं आएगा जिस तरह, बस मुझे लगता है खत्म है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ग्रांट टॉपिक सिलेबस में नहीं था। नहीं है जी, गवर्नमेंट ग्रांट के सवाल आगे नहीं है। ये जो 2 सालों के जो मिसिंग है ना सवाल, शायद उसमें भी गवर्नमेंट ग्रांट के सवाल हो। चले नहीं, ये ना पेपर डाउनलोड करना जरा, सितंबर, और ये कौन से पेपर हमारे पास हैं, मार्च 2023 है ना, सितंबर 23 का पेपर डाउनलोड करें, और ये जो लास्ट अटेम्प्ट में हुआ है 24 का, ये डाउनलोड करके शेयर करना ग्रुप के अंदर। सितंबर 23 और मार्च 24।
चलें जी, सितंबर 23 का पेपर देखते हैं। सितंबर 23 के पेपर में पहला सवाल तो IS 8 का है। दूसरा सवाल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तीसरा EPS का। चौथा लिस्ट द इंफॉर्मेशन, ये IS 23 है। ये गवर्नमेंट ग्रांट का 7 नंबर का सवाल। अब आपने थोड़ा सा एक ही चीज देखनी है कि गवर्नमेंट ग्रांट का जो सवाल है ना, वो कितने नंबर का आ रहा है? 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का। मैक्सिमम ये 8 नंबर तक ही जाएगा, ठीक है। और ज्यादातर ये डिस्कस करने वाला आता है, लेकिन ये डिस्कस के बगैर भी आ सकता है। जैसे ये सवाल है, क्या कहता है? प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शो द, मतलब 2 सालों के। किस किस साल का? 2022 और 2021। 2022 और 2021। तो इसमें आप देखें, शार्क लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड a desalination plant at a total cost 3 million. In a coastal area of provide clean drinking water. The plant started commercial production on 1st January. Commercial production कब start की? अच्छा, अगर कुछ ना बताया हो तो फिर अवेलेबल फॉर यूज और कमर्शियल प्रोडक्शन एक ही समझा जाएगा, अगर कुछ ना बताया गया। एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू 6 years एंड 30 million। 1 जनवरी 20 को, अब देखिए 1 जनवरी 19 को हमने एसेट खरीदा, इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया। 1 जनवरी 20 को SL रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट 160 million टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। केस समझ लग गया कौन सा बना? हमें प्लांट पहले पिछले साल खरीदा है और ग्रांट हमें अगले साल मिली है। उसके बाद the sanction letter stated SL should also operate the plant at least 300 days in each of the next 3 years। कि 300 दिन हर साल अगले 3 साल उसने चलाना है इसको। And inception there are one reasonable assurance that condition of the grant shall be complied। SL recorded the grant as deferred income। ये भी पता चल गया कि मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है? सेपरेट। In 2022 the plant was not operated for 120 days। Owing or to this the government issued a notice to SL for repayment of 100 million। उसने कहा जी 100 million वापस कर दो। According to the amount was repaid by SL immediately। और हमने बताना किस किस साल का डिस्क्लोजर बनाना है? 2020-22 का और 2021 का। अब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट लाइन है, 6 साल हमारे एसेट की लाइफ है। अब मुझे पहले बात तो ये बताएं कि वो उसने कहा कि कम से कम आपने 3 साल तक काम करना है, मतलब 2020, 2021 और 2022। शुरू में ऐसा था कि लग रहा था कि हम अपने रीजनेबल एश्योरेंस कंप्लाई करें, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो 2022 में जाएगा। ठीक है, तो ये पहले एक दफा आपने एक क्वेश्चन हल करना है, इसके एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, फिर इसको हम डिस्कस करें। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट तो आपने सीख लिए, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो पिछले साल में, जब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे तो पिछले साल क्या होगा, 2019 की तो हमने वर्किंग नहीं करनी, ना ही 2020 की करनी है। 2021 में हमने ये देखना है कि हमारी लायबिलिटी कितनी पड़ी है, एसेट की बुक वैल्यू कितनी है, और 2022 में देख। ठीक है, तो ये 7 नंबर का सवाल इसमें आया हुआ है 2023 में। फिर आ जाते हैं 2024 में। 2024 में मेरे ख्याल में IS 20 का सवाल नहीं आया था। ये रेक्टिफिकेशन का था, ये रेशियो एनालिसिस का था 7 नंबर का, और ये IS 16 का सवाल था। अब ये सवाल वैसे डिस्कस कर लेते क्योंकि IS 16 भी हमने ताजा पढ़ा हुआ है। जस्ट इमेजिन 8 नंबर का ये सवाल है, और इस सवाल के अंदर प्रॉब्लम क्या था,
वैसे तो ये हमने बाद में भी सवाल डिस्कस करने हैं। कहता है ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू द नॉन कंप्लायंस पॉइंटेड आउट बाय द सीईओ। याद रखें, अब आई कैप ने इस तरह का सवाल वो हर अकाउंटिंग के पेपर में दे रहा है। रेंज क्या जा रही है उसकी, 8 से 20 नंबर। क्या कि रिस्पॉन्ड करो। सवाल क्या था, कहता है यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ पैराडॉक्स लिमिटेड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर द ईयर एंडेड अंडर प्रिपरेशन इन द बिगिनिंग 23 पीएल अडॉप्टेड द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। A new CEO has recently joined. He has pointed out the following non-compliance of IFRS after review the financial statement. पहला केस कहता IS does not allow selective revaluation, so all class of property, plant and equipment should have been revalued. कहता है IS 16 ये नहीं कहता कि किसी को रिवैल्यू पे रखो, किसी को कॉस्ट मॉडल पे रखो। कहता है जितने भी ऑल क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, या तो उसको कॉस्ट मॉडल पे रखो या रिवैल्यूएशन मॉडल पे। मुझे ये बताओ क्या IS 16 ऐसा कहता है? नहीं कहता। हमने कई सवाल किए जिसमें आज फिर ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड ऐसा कहता है? वो IS 40 है। जब हम आगे पढ़ेंगे ना, वो IS 40 है जो कहता है कि अगर आपने सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को या तो फेयर वैल्यू मॉडल पे रखो या कॉस्ट मॉडल पे रखो। लेकिन IS 40 बेचारा ऐसा कुछ नहीं कहता। 16। तो ये बात तो हम क्या लिखेंगे, IS 16 कहते, वो कहता है कि अलाउ द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सम पीपी एंड कॉस्ट मॉडल फॉर अदर्स। The adaptation of the revaluation model has been accounted for as change in estimate, so it is a change in accounting policy. कहता है कि जो मुझे बताओ ये जो है कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, ये एस्टिमेशन है या अकाउंटिंग पॉलिसी है? कहां से पता चला? मुझे कोई लफ्ज बताओ जिससे आप, जब आप लिखते हो ना पहला डिस्क्लोजर क्या है, मेजरमेंट बेस्ड पॉलिसी, रिवैल्यूएशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल, ऐसा कभी किसी लिखा हुआ है? तो चेंज इन एस्टिमेशन में तो हमने ये पढ़ा ही नहीं। चेंज इन एस्टिमेशन में क्या पढ़ा था? लाइफ चेंज हो जाए, वैल्यू चेंज हो जाए। वो कहता है द अडॉप्टेशन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल हैज बीन अकाउंटेड फॉर एज चेंज इन एस्टिमेट दैट थ्रू इट इज अ चेंज। तो ये बात ठीक है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये चेंज इन एस्टिमेशन। हाँ, आगे ये जो प्रोस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, रेट्रोस्पेक्टिवली है, वो आगे जाकर हमने पढ़ना। ये हर एक, इसके भी 2 नंबर थे, इसके भी 2 नंबर। IS 60 required incremental depreciation must be transferred from revaluation surplus to retained earning, but the transfer has not been made in the draft financial statement. कहता है ये आपने वो ट्रांसफर करनी होती है डेप्रिसिएशन, क्या एंट्री पास होती है? OCI2 कहता है वो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आता, हैज नॉट बीन मेड इन द, वो जिसकी एंट्री है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी। जिसकी आप एंट्री पास करते हो, तो जब एंट्री पास कर ली, इसका मतलब है वो डेबिट क्रेडिट हुआ, फिर उसकी जनरल एंट्री होगी, उसका लेजर होगा, उसका ट्रायल बैलेंस, हर जगह उसका इफेक्ट जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं जी, उसको हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखना। ऐसी कोई बात नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात आएगी। Some vehicle have been given on rent. These should have been included in the investment property, but instead they are included in the property plant. ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। व्हीकल अगर रेंट पे दे दिया जाए तो वो PPE होते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है वो तो अभी आपने पढ़ा नहीं। तो बट व्हीकल, आपको पता नहीं है कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में रेंटल टू अदर, जो रेंटल टू अदर हो तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है। सिर्फ 2 चीजें जो रेंट पे दो और वो PPE नहीं होते, वो है लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग रेंट पे दो ना, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बाकी सारे तो ये। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं इस पेपर की, सबसे खूबसूरत बात, IS 16 का सवाल ही नहीं आया था, सिर्फ ये सवाल आया था IS 16 का। जिस जो 20 नंबर का सवाल पेपर में आता होता है वो आया ही नहीं था। ये 8 नंबर का सवाल IS 16 में से आया था। और ऐसा आई कि आपने 2 दफा किया जिंदगी में, एक दफा पहले भी किया था और एक दफा इस बार किया कि उसने कुछ बच्चे पेपर पूरा करके ये ढूंढ रहे थे शायद उनका एक सवाल रह गया है क्या IS 16 का सवाल किधर है। बट इस दफा आपकी दफा तो फिर कंफर्म है। अगर आप देखें, आपने अभी टोटल कितने चैप्टर पढ़ लिए पता है? 5 पढ़ लिए। अच्छा हाँ, IS 20 भी पढ़ी है। अगर इनको आप देखें तो जो आपने जितने चैप्टर पढ़ लिए हैं उनमें से अगर आप देखें आपका पेपर कितना कवर हो रहा है, तो तकरीबन
ये 7 नंबर का ये सवाल, 7 नंबर का ये सवाल आपका कवर हुआ है इन चैप्टर्स में से। फिर 8 नंबर का ये कितने हो गए, 15 नंबर। उसके बाद अगर हम देखें ये जो लास्ट अटेम्प्ट में सवाल आया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये IAS 36 आपने नहीं किया हुआ, ये भी नहीं किया हुआ। वर्किंग कैपिटल, हाँ ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये कैश फ्लो का सवाल है। ये कॉन्सेप्ट, ये 1 नंबर ये हो गया आपका। फॉलोइंग ने इम्पेयरमेंट लॉस अभी आपने नहीं पढ़ा। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, ये भी कड़ा किया हुआ है। उसके बाद ये भी हो गया कैपिटल मेंटेनेंस। फिर इंटरेस्ट पेड क्लास, ये कैश फ्लो का सवाल है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कॉस्ट, गवर्नमेंट ग्रांट, 2 नंबर का ये सवाल। 20 नंबर हो गए आपके। उसके बाद ये सवाल जो नॉर्मली ये स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी का सवाल है, 20 नंबर का, ये इतना 20 नंबर का आता नहीं होता, लास्ट टाइम आया। ये सवाल उसने दिया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, जो नॉर्मली सवाल किस में से देता है, IAS 16 से, लेकिन इसे ये हमने नहीं किया हुआ। और एक सवाल हमने ये किया हुआ है EPS का, और ये कितने नंबर का था, 17 नंबर। अब आप प्लस करो तो टोटल आपके कितने हो गए, 37 और 50 वाला पास होता है। इसका मतलब है कि अगर अब हम मजीद 3 चैप्टर और जो छोटे छोटे चैप्टर IAS 23, 40 और 36 ये जब कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारा 50 प्लस का। इसीलिए मैं कहता हूँ इन पर फोकस करके इनकी तैयारी करें, और बाकियों को तो हमने पढ़ना है। पेपर में ऐसा होता है कि आपने सिर्फ टारगेट करना होता है 40 नंबर को, जो आपको सही आते हैं, जो आपको लगता है कि आप वो भी अगर मसला कर जाए तो कोई मसला नहीं, वो 40 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके ना बाकी 60 नंबर का पेपर करके आना है। पेपर फेल हो ही नहीं सकता। हाँ, इसमें कोई अगर मसला आता है ना, वो ये आता है कि जब वो डिस्कस वाले सवाल देता है ना, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस ऐसी करवा दूंगा कि डिस्कस करने वाले सवाल हो जाएंगे। बस एक बात याद रखना, क्लास में ना जागते रहना, क्लास में मेरी बात सुना करो, सो ना जाया करो, वरना क्या होगा फिर आप वो तुक्के मारोगे, सही तुक्का भी लग सकता है, गलत भी लग सकता है, लेकिन अगर आप सुन के जाओगे तो तुक्का ठीक लगेगा। चलें जी, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे ईद के बाद।